रसशास्त्र अंतर्गत एज ए सब्जेक्ट आज हम 3 टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। रसशाला, परिभाषा तथा शेल्फ लाइफ। सबसे पहला टॉपिक है रसशाला। रसशाला को आप याद कैसे रखेंगे और यहां से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह प्रश्न का प्रकार टाइप कौन सा है। यहां से प्रश्न आपको बेसिकली 3 तरह से पूछे जाएंगे। फर्स्ट, दैट विल बी अ सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें डायरेक्टली पूछा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल, पदार्थ संग्रह के हेतु कौन सी दिशा निर्दिष्ट है। इस तरह का क्वेश्चन, दैट इज अ सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन। सेकंड, यहाँ पे जो पैटर्न यूज होगी दैट विल बी मैच द फॉलोइंग पैटर्न, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो माहिती बताई है, जो इंफॉर्मेशन बताई है, दैट विल बी मोर देन 4 इन नंबर। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन की पैटर्न जो है वह बनेगी मैच द फॉलोइंग। इसके अलावा यहाँ पर यह माहिती या इंफॉर्मेशन थोड़ी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर राइट या रॉन्ग सेंटेंस वाला क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है, निकल सकता है। याद कैसे रखेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे आपको इंडियन मैप को याद करना है। उसको एकदम बीच में सेंट्रली प्लेस कर दीजिए, एकदम बीच में। अभी यह इंडियन जो पूरा मैप है, उस मैप के शीर्ष पार्ट में हिमालय मुकुट की तरह है। तो यहाँ पर उत्तर दिशा जो है वहां पर वेद कर्म करना है। उत्तर दिशा में वेद कर्म। याद क्या रखना है आपको? आप यहां से देख रहे हैं कि आपको एग्जैक्ट बीच में, स्लाइड के एग्जैक्ट बीच में क्या दिख रहा है? एग्जैक्ट बीच में इंडियन मैप दिख रहा है। वह मैप के एकदम ऊपर की साइड में एक एरो दिख रहा है, वेद, दैट इज उत्तर दिशा। तो उत्तर दिशा में हिमालय है, उत्तर दिशा में वेद कर्म करना है। अब उत्तर से एग्जैक्ट ओपोजिट दिशा, दैट विल बी दक्षिण दिशा। यहां पे आपको अपना मैप पकड़े रखना है तो आप आसानी से याद रख पाएंगे। दक्षिण दिशा में लोग ज्यादातर घूमने के लिए जाते हैं। कई बार कॉलेजेस की ट्रिप वगैरह होती है, जो भी सब्जेक्ट अंतर्गत ट्रिप की जाती है वह ज्यादातर दक्षिण में की जाती है। साउथ इंडिया में सभी लोग अच्छी तरह से घूम फिर के वापस आते हैं। दक्षिण दिशा में वो घूमने क्या जाते हैं? वहां पे बहुत ही अच्छा नेचुरल एनवायरनमेंट है, पेड़ पौधे हैं, इसके अलावा झील वगैरह है, झरने हैं तथा पर्वत है। तो दक्षिण दिशा में घूमने के लिए जाते हैं, वहां पे क्या क्या है वह आपको मेमोराइज करना है, सोचना है। झील वगैरह है, पर्वत है। तो पर्वत है, पर्वत में क्या होगा? पत्थर होगा। तो दक्षिण दिशा में क्या होगा? पाषाण कर्म होगा। दक्षिण दिशा में पाषाण कर्म। अभी मैप की राइट हैंड साइड में आ जाएंगे। हम जो देख रहे हैं उससे राइट हैंड साइड, दैट विल बी पूर्व साइड, दैट विल बी पूर्व दिशा। पूर्व दिशा में क्या कर्म है? रस भैरव तथा लिंग स्थापन, रस लिंग स्थापन। पूर्वी उत्तरी जो पार्ट है वहां पर शिव मंदिर ज्यादा है, वहां पर भगवान शिव आराध्य देव है, वहां पर उनकी पूजा की जाती है। सभी लोग दर्शन अर्चन के लिए वहीं पर जाते हैं। तो पूर्व दिशा में क्या होगा? रस भैरव तथा लिंग का स्थापन। फिर से तीनों दिशाएं रिपीट करते हैं। उत्तर दिशा, वहां पर फर्स्ट एरो है इसीलिए वेद हो रहा है, इसलिए वेद कर्म। दक्षिण दिशा में लोग घूमने के लिए जाते हैं, पाषाण कर्म। पूर्व दिशा में सभी लोग शैवपंथी है, ज्यादातर शिव भगवान की पूजा करते हैं, इसीलिए वहां पर रस भैरव तथा लिंग स्थापन। पूर्व की एकदम ओपोजिट साइड, जहां पर हम निवास करते हैं, जहां पर भगवान कृष्ण आके बसे थे, दैट इज पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा जो है वहां पर गुजरात है, और गुजरात के पास वेरी वाइड समुद्री एरिया है, अरबी समुद्र वगैरह यहां पे है। तो पानी जहां पर ज्यादा होगा वहां पर नेचुरली प्रक्षालन होगा। पानी जहां पर ज्यादा होगा वहां पर नेचुरली प्रक्षालन कर्म ज्यादा होगा। तो पश्चिम दिशा में कौन सा कर्म होगा? प्रक्षालन कर्म। उत्तर में वेद, दक्षिण में पाषाण, पूर्व में रस भैरव स्थापन, पश्चिम में प्रक्षालन। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। हमने शुरुआत की थी उत्तर दिशा से, उत्तर के बाद दक्षिण देखा था, इसके बाद पूर्व देखा, इसके बाद पश्चिम देखा।
तो उत्तर तथा पूर्व इन दोनों के बीच का जो कोण है दैट इज नोन एज ईशान कोण। आपने अगर मैप याद रखा है तो आप एक बार इसको फिक्स कर देंगे। उत्तर और पूर्व के बीच ईशान, देन आफ्टर जो दो है पूर्व दक्षिण इनके बीच अग्नि, दक्षिण तथा पश्चिम के बीच में नैऋत्य, पश्चिम तथा उत्तर के बीच में वायव्य। ईशान कोण में क्या होगा? ईशान कोण जो है वहां पर पदार्थ संग्रह तथा रस साधन किया जाएगा। ईशान कोण वहां पर सभी चीजों का संग्रह किया जाएगा। यहां पे आपको क्या याद रखना है, मैप की इस साइड में चाइना की बॉर्डर आती है। चाइना कैसा देश है? आपने देखा है वो हर चीजों को, हर जमीन को वो संग्रह करना चाहता है, सभी को अपना बनाना चाहता है। कोई भी लैंड का एक टुकड़ा हो तो ये हमारा है, पदार्थ संग्रह हेतु, रस साधन हेतु ईशान कोण। देन आफ्टर अग्निकोण, अग्निकोण में क्या होगा? अग्निकर्म होगा, तो अग्नि में अग्नि। नैऋत्य, नैऋत्य हम जैसे लिखते हैं नैऋत्य, तो उसमें रू जो आता है दैट विल बी दीर्घ रू। जोड़नी जो हम लिखते हैं उसमें रू दीर्घ आता है, वह लिखने में ऐसा जैसे शस्त्र लिखते हैं उसमें त्र के जैसा लगता है, नैऋत्य शस्त्र। तो यहां पे आपको नैऋत्य में शस्त्र कर्म, नैऋत्य शस्त्र कर्म। आखिरी बची वायव्य, वायव्य कोण। वायु का काम क्या है? शोष करना, शोषण करना, तो वायव्य दिशा में शोषण करना। फिर से आठों की आठ रिपीट करते हैं। उत्तर में सबसे पहली एरो है इसलिए वेद कर्म, दक्षिण में लोग घूमने जाते हैं पाषण कर्म, पूर्व दिशा में शैव पंथ, शिव भगवान के मंदिर बहुत ज्यादा है, शिव की पूजा करते हैं, रस भैरव लिंग स्थापन। पश्चिम जो पूरा का पूरा हमारा गुजरात वाला एरिया है वहां पर सबसे ज्यादा या फिर बहुत ही अच्छा वाइड रेंज वाला समुद्री एरिया है, समुद्र में पानी ज्यादा है तो प्रक्षालन ज्यादा होगा। ईशान, ईशान में आपको याद रखना है चाइना बॉर्डर, वहां पे क्या है वो जमीन के टुकड़ों के लिए झगड़ते रहते हैं, मैक्सिमम उनको जमीन चाहिए, संग्रह करते हैं, संग्रहखोर वृत्ति है, पदार्थ संग्रह। देन आफ्टर अग्नि, अग्नि में अग्निकर्म। नैऋत्य, नैऋत्य आप जैसे लिखेंगे तो उसमें रू जो है वो दीर्घ होगा, वो त्र के जैसा दिखेगा, दैट विल बी शस्त्र कर्म। देन आफ्टर वायव्य, वायु का कर्म शोष कर्म, इसीलिए शोषण। रसशाला के बाद रसशास्त्र अंतर्गत दूसरा टॉपिक है दैट इज परिभाषा, परिभाषा प्रकरण। परिभाषा प्रकरण रसरत्न समुच्चय में दिया गया है जो कि आचार्य सोमदेव द्वारा वर्णित है। नाम याद रखिएगा, सोमदेव। मुग्ध वैद्य के ज्ञान हेतु बताया है। यहां पर प्रथम विषय है धन्वंतरी भाग जो कि मोस्ट आईएमपी विषय है, मोस्ट आईएमपी धन्वंतरी भाग पूछा जाता है। धन्वंतरी भाग एग्जैक्टली है क्या? रस तेल तथा घृत के लिए अर्ध भाग, अवले के लिए अष्टम भाग, लोह चूर्ण तथा वटक के लिए सप्तम भाग। धन्वंतरी भाग रस तेल तथा घृत के लिए अर्ध भाग, अवले के लिए अष्टभाग, लोह चूर्ण वटक के लिए सप्तम भाग। यहां पर ये नंबर आपको याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चन राइट या रॉन्ग सेंटेंस में पूछते हैं। देन आफ्टर रुद्र भाग, रुद्र भाग मोस्ट आईएमपी। वैद्य को व्यापारी द्वारा दिए जाने वाला भाग, वैद्य को व्यापारी द्वारा दिए जाना वाला भाग दैट इज रुद्र भाग। यहां पर आपको याद रखना है रुद्र 11 है, इस तरह से आपको बोल के याद रखना है रुद्र कितने हैं? 11 है, तो इसलिए 11वां भाग। रुद्र भाग इज इक्वल टू 11th पार्ट, 11वां भाग। परिभाषा में नेक्स्ट है कज्जली, सुश्लक्षण, कज्जल आभासी काजलवत। पारद को किसी भी धातु के साथ बिना द्रव से मर्दन करने पर बनता हुआ पदार्थ, इसका पर्याय है रसपंक। रसपंक पर्याय याद रखिए, कज्जली के लिए प्रयोगी है। स्लाइड में जितना भी रेड पार्ट होगा या फिर अदर देन ब्लैक पार्ट होगा
वह रस तरंगिणी का ओपिनियन होगा। जितना भी ब्लैक पार्ट होगा वह सभी का सभी रस रत्न समुच्चय का ओपिनियन होगा। नवनीत पिष्टि निर्माण। नवनीत पिष्टि निर्माण में यहां पर माप जो है वह पूछते हैं। पारद 12 भाग, दैट इज अर्कांशु तुल्यम, गंधक अर्धनिष्क प्रमाण। पारद 12 पार्ट्स, अर्कांशु तुल्य, गंधक अर्धनिष्क प्रमाण। इसको तीव्र धूप में मर्दन करना है, इससे नवनीत रूप पिष्टि का निर्माण होगा। नवनीत पिष्टि में पारद तथा गंधक का प्रमाण पूछा जाता है। देन आफ्टर पातन पिष्टि निर्माण विधि। पातन पिष्टि के लिए स्वर्ण चतुर्थांश भाग, पारद तथा गंधक इनको मर्दन करना है, जिनके द्वारा उत्तम सिद्धि युक्त पातन पिष्टि निर्माण होगी। देन आफ्टर क्रुस्टी। व्हाट इज क्रुस्टी? या फिर इस तरह के क्वेश्चन क्या पूछते हैं, पूरा सेंटेंस लिख देंगे, फिर आखिर में क्रुस्टी की जगह पे कोई और वर्ड डाल देंगे, तो पूरा उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। पारद गंधक इत्यादि में स्वर्ण रजत भस्म डालने पर पुनः स्वर्ण को उत्थापित करके जो प्राप्त होता है दैट इज क्रुस्टी। पारद गंधक में स्वर्ण रजत भस्म डालना है, इसके बाद स्वर्ण को उत्थापित करना है, इससे जो आखिर में मिलता है दैट एंड प्रोडक्ट इज नोन एज क्रुस्टी। स्वर्ण कृष्टिकयाः कृतं बीजम रसस्य परिरंजनम। इसका प्रयोग क्या है, किसके लिए है? रसस्य परिरंजन हेतु। मधुरत्रय या फिर त्रिमधुर या फिर मधुत्रय, जिसमें 3 द्रव्य है कुल, घृत गुड़ तथा माक्षिक। मोस्ट आईएमपी प्रश्न, यह प्रश्न 3 बार से अधिक बार पूछा गया है। मधुरत्रय या फिर त्रिमधुर या फिर मधुत्रय। पंचामृत के 5 घटक, गाय का दूध, दही, घी, मधु तथा शर्करा। गौदुग्ध, दधिघृत, मधु तथा शर्करा। यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है, पंचामृत के साथ कई बार पंचगव्य रख देते हैं। अगर आपने ठीक से यहाँ पे नहीं पढ़ा है या फिर जल्दी में हड़बड़ी में पढ़ लिया है तो दोनों मिक्सअप हो जाएंगे। दूध दही घी दोनों में कॉमन है। पंचामृत में मधु शर्करा है, यहाँ पर गोमय गौमूत्र है। देन आफ्टर क्षीर त्रय। क्षीर त्रय में वट, अर्क तथा स्नुही क्षीर। द्रावक गण मोस्ट आईएमपी, मोस्ट मोर देन 4 टाइम्स पूछा गया है द्रावक गण। घटक द्रव्य याद रखने हैं। आपने अपनी जो मटेरियल की डायरी बनाई है, मैंने पहले भी आपको बोला था आपको 2 डायरी बनानी है या फिर 2 फुल स्केप बनाने हैं, एक क्वेश्चन के लिए, दूसरा सेल्फ मटेरियल के लिए। उस सेल्फ मटेरियल में द्रावक गण आपको लिखना है। द्रावक गण में कौन कौन से द्रव्य है? गुंजा गुड़ सुख स्पर्शम, सुख स्पर्श टंकण का पर्याय है। घृत मधु गुग्गल, अर्थात गुंजा गुड़ गुगलू, टंकण मधु घृत। क्षार द्वय में कौन से क्षार है? स्वर्जिका तथा यव। त्रय में ऐड होगा टंकण क्षार। क्षार पंचक तथा क्षाराष्टक एक बार पढ़ने हैं, डिटेल में नहीं पूछे जाते हैं उतने। अम्ल वर्ग। अम्ल वर्ग के घटक द्रव्य है अम्लवेतस, झम्बिरी, मातुलुंग। यह रसायनों ग्रंथ के द्वारा निर्मित है, एक बार पढ़ने हैं, डिटेल में नहीं पढ़ने हैं, नहीं पूछे जाते हैं उतने। अम्ल पंचक में अम्लवेतस, जम्बीरी, मातुलुंग, नारंग तथा नींबू, यह आपको याद रखने हैं। त्रिलोह स्वर्ण, रजत तथा ताम्र। त्रिगंधक में गंधक, हरताल तथा मनशील, रस तरंगिणी ने बताया है त्रिगंधक। पंचमृतिका, जिसमें इष्टिका, गैरिक, लवण, भस्म तथा वल्मिक का समावेश होता है। यह प्रश्न पूछा गया है बिफोर एनटीए, पंचमृतिका के घटक द्रव्य।
स्टिकागेरिक लवण, भस्म वल्मिक मृतिका। देन आफ्टर मित्र पंचक, मित्र पंचक तथा द्रावक गण उन दोनों को साथ में रख के क्वेश्चन पूछते हैं। मित्र पंचक के द्रव्य है आज्य, गुंजा, सौभाग्य, मधु, पुरम। आज्य अर्थात घृत, देन आफ्टर गुंजा, सौभाग्य अर्थात टंकण, मधु तथा पुरम अर्थात गुग्गुल। तो यहाँ पे मित्र पंचक के कुल 5 द्रव्य है, घी, गुंजा, टंकण, मधु, गुग्गुल। द्रावक गण के द्रव्य कौन कौन से है? गुंजा है, मधु है, गुड़ है, घृत है, टंकण है, गुग्गुलु है। तो यहाँ पर गुड़ द्रव्य जो बताया है द्रावक गण में, वह मित्र पंचक की सापेक्षे अधिक है। आपको यह याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। मृत लोह, धातु भस्म को तर्जनी तथा अंगुष्ठ के मध्य में रखकर मर्दन करने पर अगर भस्म उंगली की रेखाओं के मध्य प्रविष्ट हो जाए, बाहर ना निकले, तब उसे मृतलोह कहते हैं। मृतलोह, भस्म अंगुली की रेखाओं में प्रविष्ट होनी चाहिए, बाहर नहीं निकलनी चाहिए। शुद्धावर्त, शुद्धावर्त प्रश्न पूछा गया है मोर देन 3 टाइम्स। श्वेत वर्ण अग्नि जिन पर सभी धातुएं पिघल जाती है। शुद्ध आवर्त, शुद्ध श्वेत, श्वेत वर्ण का अग्नि जिन पर सभी धातुएं पिघल जाए। वारितरत्वम, एनटीए में पूछा गया क्वेश्चन, भस्म को जल में डालने पर उसका तैरना। तर अर्थात तैरना, वारी अर्थात पानी। अपुनर्भव, यह भी भस्म की परीक्षा है। धातु भस्म को मित्र पंचक के साथ दमन करने पर भस्म का अपनी प्राकृत स्वरूप में नहीं आना। अपुनर्भवम, प्राकृत स्वरूप में नहीं आना। निरुत्थ, धातु भस्म का रौप्य के साथ दमन करने पर भस्म का रौप्य के साथ नहीं चिपकना, दैट इज निरुत्थत्व। आवाप या फिर प्रतिवाप, किसी भी धातु को द्रव रूप में परिवर्तित करके उसके ऊपर अन्य किसी चूर्ण का डालना। जैसे फॉर एग्जाम्पल लो होता है, उसको अच्छी तरह से पिघला दिया, द्रव रूप में डाल दिया, फिर उसके ऊपर आपने कोई भी द्रव्य के चूर्ण को डाला, जैसे त्रिफला, तो वह त्रिफला का आवाप हुआ। निर्वाप, किसी भी धातु को रक्त वर्ण होने तक गर्म करना, तप्त करना, फिर किसी द्रव में बुझा देना। यह प्रयोग भी आपने देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल पुंसवन में ऐसे प्रयोग करते हैं। पुरुष वर्णाकृति धातु की स्वर्ण की मूर्ति को तप्त करते हैं, गर्म करते हैं लाल होने तक, देन आफ्टर उसको दूध में एक बार छमकाते हैं, दूध में एक बार डुबोते हैं, तो दैट इज निर्वा। ढालन प्रक्रिया, किसी भी धातु को पिघालकर द्रव में ढालना, उसका जो स्वरूप है वह चेंज करके उसको द्रव में कन्वर्ट करना। शुक्ल वर्ग, सुधा, शंख, शुक्ति तथा वराटिका। मृतलोह परीक्षा, धातु की भस्म को एक मूषा में रखकर समान भाग से चांदी के पत्र या फिर तार, घृत तथा मधु मिलाकर तीव्राग्नि में दहन करना। शीत होने पर चांदी के मान में, माप में कोई भी परिवर्तन ना हो तो उसे मृतलोह मानना है। क्या बताते हैं यहां पर? धातु की भस्म को मूषा में डालनी है, समान मात्रा में चांदी डालना है, तीव्राग्नि पे दमन करना है, शीत होने पर भी चांदी की मात्रा में कोई भी परिवर्तन ना हो तो दैट इज नोन एज मृतलोह। नेक्स्ट है द्रुति, संतिष्ठते द्रवाकारम इति द्रुति। द्रुति लक्षण पंचदा, मोस्ट आईएमपी प्रश्न। निर्लेपत्वम, द्रुतत्वम, तेजसत्वम, लघुता तथा असंयम। द्रुति के लक्षणों की संख्या 5। द्रुति अर्थात द्रवत्वम। भस्म की परीक्षा कितनी है? भस्म की परीक्षा मोस्ट आईएमपी प्रश्न 2021 में पूछा गया प्रश्न। वारितरत्वम, तैरना पानी के ऊपर, रेखा पूर्णत्वम, अपुनर्भवम, निरुत्थत्वम, श्लक्षण, अवामी, आभ्यंतर सेवन करने पर वमन नहीं होना चाहिए, निर्धूमत्वम, निश्चंद्रयत। उत्तम परीक्षा कौन सी है? अपुनर्भव भस्म को जल में छोड़ देने पर वह तैरती है।
उस भस्म के ऊपर यदि अन्न डाल दे, अन्न अर्थात यहाँ पर कोई एक छोटा सा अन्न का कण दाना डालना है, तो वह अन्न का कण हंस के समान तैरता रहता है, ऐसी भस्म को उत्तम भस्म कहते हैं। अमृतीकरण, धातुओं की भस्म निर्माण करते समय शेष दोषों को दूर करने के लिए जो संस्कार किया जाता है, दैट इज अमृतीकरण। रक्त वर्ग के द्रव्य कौन से हैं? मंजिष्ठा, केसर, लाक्षा, दाड़िम, रक्तचंदन, बंधुक तथा रक्तकरवी। कृष्ण वर्ग, पीत वर्ग, वीट वर्ग एक बार पढ़िएगा, डिटेल में नहीं पूछा जाता है। स्वर्ण आदि को ग्रसन करने के लिए तथा पारद में तीव्र बुभुक्षा करने हेतु विड वर्ग का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जो विड वर्ग बताया गया, पारावत, गृध्र आदि, प्रयोग क्या है? पारद में तीव्र बुभुक्षा उत्पन्न करने हेतु इनका प्रयोग होता है। धातुओं का वर्ण जब पीत हो तो उसे अनल दल, अनल अर्थात अग्नि, अनल अग्नि का पर्याय है, अनल दल। अगर श्वेत वर्ण दिया तो चंद्रदल, चंद्र श्वेत है। नेक्स्ट विषय है पिंजरी। व्हाट इज पिंजरी? लोह को दमन करने के बाद, द्रवित करने के बाद पांडु पीत प्रभम वर्ण की उत्पत्ति हो, तब उसे पिंजरी कहते हैं। चंद्रार्क मोस्ट आईएमपी, आज तक 6 बार से अधिक बार प्रश्न पूछा गया है। इसमें प्रपोर्शन पूछा जाता है, रजत 16 भाग, ताम्र 12 भाग। जो मिश्र धातु बनती है, दैट इज चंद्रार्क। हिंगुलाकृष्ट रस, हिंगुल को आद्रक स्वरस के द्वारा मर्दन करना, इसमें विद्याधर यंत्र का प्रयोग करना। हिंगुल को विद्याधर यंत्र द्वारा आद्रक रस से मर्दन करना। घोषाकृष्ट ताम्र, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ घोषाकृष्ट ताम्र? हरताल मिश्रित कांस्य को बंकनाल से, आगे आप एक टॉपिक पढ़ेंगे बंकनाल। घोषाकृष्ट ताम्र हरताल मिश्रित कांस्य को बंकनाल से ताड़न करने पर जो रंग रहित प्राप्त होता है, दैट इज घोषाकृष्ट ताम्र। उत्थापन, मृतस्य पुनर्उद्भूति संप्रोक्तम उत्थापनम, यह संस्कृत में ही याद रखना है। चपलबद्ध रस धातुवाद में श्रेष्ठ है, रसायन कार्य में श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा लोकनाथ ने कहा है। धौत का वर्ण कैसा होता है? कृष्ण वर्ण। नेक्स्ट है द्वंद्वादान, दो धातुओं को एक साथ मर्दन करना, दमन करना, उनसे वह दोनों धातुओं का एक मेल होता है, दैट इज नोन एज द्वंद्वादान। नेक्स्ट व्याख्या है भंजिनी, धातुओं को तपाना, धातुओं को गर्म करना, गर्म करने के पश्चात उसे किसी स्वरस में प्रक्षेप के द्वारा ताप दूर करना, दैट इज भंजनी। स्वेदन संस्कार किस लिए किया जाता है? मल शैथिल्य कारकम, मर्दन बहिर्मल विनाशक, मूर्छन बंग कंचु की दोष नाशनार्थम, उत्थापन मूर्छा व्यापति नाशनम। यह चारों के चारों मोस्ट आईएमपी पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। पातन संस्कार नाग बंग संसर्ग जन्य दोषों के नाशित। नियमन, पारद के स्वेदन द्वारा पारद की चपलत्व की निवृत्ति करना। ग्रास को पारद में मिलाना इज इक्वल टू झारणा। झारणा के कुल प्रकार 3, प्रक्षेप, द्रवीभूत तथा विलीन। इसी का दूसरा नाम है ग्रास पिंड तथा परिणाम। झारणा के पुनः 2 प्रकार है, समुख झारणा, निर्मुख झारणा। संख्या याद रखनी है, झारणा के प्रथम 3 प्रकार बताए, झारणा के अन्य 2 प्रकार समुख तथा निर्मुख। शुद्ध स्वर्ण तथा शुद्ध चांदी के लिए बीज संज्ञा दी गई है, जैसे शुक्र शोणित के लिए बीज संज्ञा है, ठीक उसी तरह से स्वर्ण तथा चांदी के लिए। सुसंस्कृत पारद में 64वां भाग
बीज अर्थात स्वर्ण रजत मिलाने को मुख कहते हैं, यह व्याख्या पूछी जाती है आईएमपी। रसस्य जठरे ग्रास क्षपणम चारणामता, फिल इन द ब्लैंक्स में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। रसस्य जठरे ग्रास क्षपणम, सारणा संस्कार से पारद की वेद क्षमता बढ़ती है। वेद के भेद कितने? कुल 5। लेप क्षेप कुंत धूम शब्द, वेद के कुल भेदों की संख्या 5 है। लेप क्षेप कुंत धूम शब्द। उद्घाटन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उद्घाटन? संस्कृत पारद के द्वारा किसी द्रव्य के उचित वर्ण को प्रकट करना, दैट इज उद्घाटन। तो यहां तक परिभाषा थी। परिभाषा का आगे वाला विषय है रसशास्त्र का शेल्फ लाइफ। शेल्फ लाइफ रसशास्त्र के रिसेंट एडवांसेस के अंतर्गत आता है। रसशास्त्र के जो भी रिसेंट एडवांसेस है, जैसे फार्मेसी जीएमपी शेल्फ लाइफ, उसमें से कोई क्वेश्चन निकलेगा। तो सबसे पहला यहाँ पे हमने जितने भी अलग अलग कल्पनाओं की शेल्फ लाइफ थी उनको डिवाइड कर दिया है उसके टाइम पीरियड के हिसाब से, और फिर उसके सूत्र बनाए हैं। तो यहाँ पर आपने मैथमेटिक्स में सूत्र पढ़े होंगे 1a²। मैथमेटिक्स में आगे 7th 8th 9th 10th उसमें आप पढ़े होंगे। तो वहां पे सूत्र था 1a²। ठीक उसी सूत्र को हमें यहाँ पे याद रखना है 1a²। 1 किसके लिए है? 1 है एक वर्ष के लिए, टाइम पीरियड एक वर्ष। ए किसके लिए? यहाँ पर जो सबसे पहली दो कल्पना है उनका स्टार्टिंग ए से होता है, अर्क तथा अंजन। अंजन कैसा है? काष्ठ औषधि द्वारा निर्मित। 1a²। स्क्वायर किस लिए? यहाँ पर दो कल्पना है, अर्क तथा अंजन। 1a², अर्क तथा अंजन, इनकी शेल्फ लाइफ 1 साल। सेकंड जितनी भी कल्पनाएं हैं वह सभी की सभी 2 वर्ष वाली कल्पनाएं हैं। इसको याद रखने के लिए इसका सूत्र है श्वेत घृत के चूर्णित सत्व से 2 धूमवर्ती बनाइए। जैसे आपको रसशास्त्र में प्रैक्टिकल होता है, आप रसशास्त्र में प्रैक्टिकल के लिए गए, आपके सर या मैडम ने आपको बोला कि आज हम यह चीज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? श्वेत घृत के चूर्णित सत्व से आज हम 2 धूमवर्ती बनाएंगे और फिर वह काय चिकित्सा में सप्लाई करेंगे। तो यहां पर श्वेत, श्वेत किसके लिए है? श्वेत परपटी। 2 साल, 2 साल सभी में कॉमन रहेगा। श्वेत स्टैंड्स फॉर श्वेत परपटी। सेकेंड वर्ड है घृत, घृत की भी 2 साल। चूर्णित सत्व, चूर्ण से क्या लेना है? चूर्ण लेप कषाय 2 साल। सत्व से सत्व इटसेल्फ। 2 धूमवर्ती बनाइए, 2 किस लिए? इन सभी की शेल्फ लाइफ 2 साल है, तो 2 धूमवर्ती बनाइए। धूमवर्ती यहाँ पे विच्छेद होगा, धूम स्टैंड्स फॉर धुपन, देन आफ्टर वर्ती। श्वेत घृत के चूर्णित सत्व से 2 धूमवर्ती बनाइए। श्वेत परपटी, घृत, चूर्ण लेप कषाय, सत्व धूपन वर्ती। तो यहां पर सभी की शेल्फ लाइफ 2 साल। नेक्स्ट है 3 साल वाले औषध कल्पना। इसका सूत्र है मल्ल कैसे बने। जैसे आप जिम वगैरह में जाते हैं तो प्रश्न होता है कि भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं, मल्ल कैसे बने? तो उसकी फॉर्मूला है तेल क्वाथ का अभ्यंग करे। आपने वैसे भी मूवी वगैरह में देखा होगा, मल्ल लोग तेल वगैरह का अभ्यंग करते हैं। तेल क्वाथ का अभ्यंग करे, अवले तथा शार्कर 3 बार खाए। केवल अभ्यंग नहीं करना है, उसमें अच्छा पौष्टिक डाइट, हेल्दी आहार, उसका भी महत्व है। तो उसके लिए क्या खाना है? अवले तथा शार्कर। कितनी बार खाना है? 3 बार खाना है। तो सबसे पहला सूत्र है मल्ल कैसे बने, क्वेश्चन मार्क है। तो मल्ल के लिए मलहर, मलहर कल्पना 3 साल। इसके लिए 3 अलग अलग कल्पना का प्रयोग है। तेल क्वाथ अभ्यंग करे, तेल
क्वाथ तथा अभ्यंग। अभ्यंग ऐसे ही यहां पर दिया है। तेल क्वाथ 3 साल। अवले तथा शार्कर 3 बार खाए। तो अवले, शार्कर, अवले जैसे ही आ गए तो उसके साथ समवर्गीय कल्पना आ जाएगी। खंडपाक तथा गुड़पाक, उनके लिए भी 3 साल है। शार्कर तथा पानक के लिए 3 साल है। तो 3 साल वाला सूत्र क्या है? मल्ल कैसे बने? तो मल्ल बनने की फॉर्मूला है तेल क्वाथ का अभ्यंग, अवले शार्कर 3 बार खाई। नेक्स्ट है, यहां पर जो क्रम है वह आगे वाला अर्थात असेंडिंग क्रम है। काष्ठ औषधि तथा रस या फिर भस्म द्वारा निर्मित अंजन की शेल्फ लाइफ 2 साल। काष्ठ औषधि तथा रस द्वारा निर्मित अंजन की शेल्फ लाइफ 3 साल। लवण तथा क्षार की 5 साल। गुगलू की 5 साल। यह मोस्ट आईएमपी है, यह पूछी जाती है। गुटिका या फिर वटी जो कि मात्र काष्ठ औषधियों से निर्मित है, उसकी 3 साल। गुटिका या फिर वटी जो कि काष्ठ रस तथा भस्म से निर्मित है, उसकी 5 साल। गुटिका या वटी जो कि मात्र रस भस्म से निर्मित है, ओनली एंड ओनली रस भस्म और कुछ नहीं, उसका शेल्फ लाइफ है 10 साल। लेकिन इसमें एक अपवाद है, इसमें ताम्र नागभंग भस्म, इनका समावेश नहीं है। मात्र रस भस्म, लेकिन अपवाद है ताम्र नागभंग। रस योग जो कि काष्ठ रस तथा भस्म से निर्मित है, उसकी शेल्फ लाइफ 5 साल। रस योग जो कि रस तथा भस्म के द्वारा निर्मित है, उसकी शेल्फ लाइफ 10 साल। यहां पर अपवाद है नागभंग ताम्र। यहां से पिछली वाली स्लाइड जो हमने देखी उसमें गुटिका वटी थी, उसका असेंडिंग क्रम था। काष्ठ औषधि, काष्ठ रस तथा भस्म तथा केवल रस भस्म, 3, 5, 10। यहाँ पे रस योग जो कि काष्ठ के द्वारा निर्मित है, दैट इज 5 इयर्स। जो रस तथा भस्म से निर्मित है उसमें 10 साल, 10 इयर्स। इसमें अपवाद है नागभंग ताम्र। नेक्स्ट सभी के सभी है 10 साल वाले। तो इसका सूत्र है, लोहारिष्ट बनाने के लिए कुपी में परपटी को 10 बार पिष्ट करें। आपको लोहारिष्ट बनाना है, कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए कुपी में परपटी को 10 बार पिष्ट पेषण करना है। लोहारिष्ट विच्छेद होगा लोह प्लस अरिष्ट। अरिष्ट आएगा तो उसके साथ आसव बाय डिफॉल्ट आएगा। टॉम तो जहरी, तो सेम उसी तरह से आसव अगर आया तो अरिष्ट आएगा, अरिष्ट अगर आया तो आसव आएगा। आसव अरिष्ट में 10 साल। लो तथा मंडूर इसमें 10 साल। लोहारिष्ट का विच्छेद होगा लो प्लस मंडूर, 10 साल। लो आ गया तो साथ में मंडूर भी आ जाएगा। आसव और लोहारिष्ट बनाने के लिए कुपी में परपटी को, कुपी से लेना है कुपी पक्व रसायन 10 साल। परपटी को, परपटी लेना है 10 साल। 10 बार पिष्ट करें। 10 यहां पर जितने भी नंबर है वह सभी के सभी साल इंडिकेट करते हैं। 10 बार पिष्ट करें। पिष्ट से लेना है पिष्टि तथा भस्म। अगेन इसमें अपवाद है नागभंग तथा ताम्र। यह तीनों के तीनों है, नागभंग ताम्र, वह सभी चीजों में अपवाद है। सूत्र एक बार फिर से रिपीट करते हैं। 10 साल वाले शेल्फ लाइफ वाले योग कितने हैं? तो लोह तथा मंडूर, आसव तथा अरिष्ट, कुपिपक्व रसायन, परपटी, पिष्टि तथा भस्म। इसका सूत्र क्या है? लोहारिष्ट बनाने के लिए कुपी में परपटी को 10 बार पिष्ट करें। तो यहां पर रसशास्त्र अंतर्गत रसशाला, परिभाषा तथा शेल्फ लाइफ वाला सेशन समाप्त होता है।